हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सलाम और नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियाँ हो या परेशानियाँ उसका डटकर सामना कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। जब ये कहानी मुझे भेजी गई थी और जब मैं इसे पढ़कर इसकी स्क्रिप्टिंग कर रहा था, तो अगर मैं सच बोलूँ तो एक बार को मैं भी डर गया था। तो मैं आपसे बस एक ही बात ये बोलना चाहूँगा कि आप जिस भी गॉड पे बिलीव करते हो, तो कहानियाँ सुनने से पहले एक बार उन्हें आप ज़रूर याद कर लेना। तो चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी के तरफ। आज की पहली कहानी हमसे अविनाश ने शेयर करी है। तो चलिए आगे की कहानी अब आप अविनाश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। मेरा नाम अविनाश है और मैं बिहार मोतिहारी का रहने वाला हूँ। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे घर में गिने चुने लोगों को ही पता है और ये घटना मेरी बहनों के साथ घटी थी। सॉरी, लेकिन मैं अपनी बहनों का नाम नहीं बताना चाहता। मैं उनका नाम बताकर उनका नाम यहाँ पे खराब नहीं करना चाहता, तो मैं उनका नाम नहीं बता पाऊँगा। मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी 2 बहनें, एक 17 साल की और दूसरी 19 साल की, हम सब मोतिहारी के एक गांव में रहते हैं। मेरे पापा वो भगवान में बहुत मानते हैं, मतलब किसी आम इंसान से बहुत ज़्यादा ही। हर हफ्ते वो लंगर चलाया करते थे, मंदिर में भी अच्छा खासा दान दिया करते थे और उन्हें धर्म की अच्छी खासी नॉलेज भी थी। तो यही सब वजह थी जिससे कि आसपास के लोग मेरे पापा की बहुत इज्जत भी किया करते थे। वो कोई पंडित या तांत्रिक तो नहीं थे, लेकिन वो बस शौकिया तौर पे अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल करके लोगों की भलाई किया करते थे। हर एक आम परिवार की तरह हमारे भी दिन ऐसे ही बीत रहे थे। हमारा 5 रूम का घर था और घर के ठीक सामने एक आंगन भी था और आंगन से ही लगकर थोड़ी ऐसी जगह थी जहां हमने आम, लीची और नीम के पेड़ लगाए हुए थे। अभी 2022 मई के महीने में हमने घर को रेनोवेट करने का सोचा और जो हमारा आंगन था और जहां थोड़े पेड़ वगैरह लगे हुए थे, उस खाली जगह को भी हमने यूज़ में लेने का सोचा। एक रूम और एक टॉयलेट को छोड़कर हमने पूरा घर तुड़वा दिया। मम्मी और मेरी बहनें एक रूम में सोते थे, तो वहीं मैं और पापा आंगन में ही खुले आसमान के नीचे। जब हमने वो पेड़ वगैरह कटवाया और घर को तुड़वाया, तभी से ही मेरी दोनों बहनों की तबीयत खराब रहने लगी। हम सभी को लगा घर टूटने की वजह से और धूल मिट्टी के कारण उनकी ऐसी तबीयत खराब हो गई होगी और 2-4 दिन में वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थीं। 1 हफ्ता बीत गया, उन दोनों को ही बुखार रहने लगा और उनका पूरा बदन नीला पड़ने लगा था। घबराकर मैं और पापा एक दिन दोनों बहनों को डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ उनके ब्लड सैंपल्स का बहुत ही ज़्यादा चेकअप हुआ, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। उस डॉक्टर को लगा कि मेरी दोनों बहनों को ये बीमारी एक ही साथ लगी है, तो उस डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग का बोलकर एलर्जी और ताकत की दवा चला दी। लेकिन उस दवाई का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 1-1.5 हफ्ते तक ऐसे ही चला। इस बीच हम लोग का घर भी टूट रहा था। मम्मी और मेरी बहनें तो अंदर रूम में सो जाती थी। पापा भी दिन भर घर और बहनों के काम से भाग दौड़ करके थक जाते थे और रात को थक कर सो जाया करते थे। लेकिन मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती थी। एक रोज जब मैं लेटकर मोबाइल चला रहा था, तभी मुझे पीछे की तरफ, जहां पे पूरा घर टूट रहा था, वहां से मुझे एक पत्थर के गिरने की आवाज आती है। जब आवाज आई तो मैं डर गया था, लेकिन मैंने अपने दिल को ये सोचकर शांत किया कि उधर साइड तो ईंट और पत्थर का ढेर पड़ा है, हो सकता है कोई एक ईंट गिर गई होगी। मैं उसे इग्नोर करके वापस मोबाइल चलाने लगा और मोबाइल चलाते चलाते ही सोने की कोशिश करने लगा। तभी सामने जो हमने पेड़ वगैरह कटवाए थे, उसमें से एक सरसराहट की आवाज आना शुरू हो गई। मुझे दोबारा से डर लगने लगा, लेकिन मेरे पापा मेरे बराबर में ही गहरी नींद में सो रहे थे।
मैं बस अपने मन को शांत कर रहा था कि हो सकता है कोई कुत्ता या बकरी कटे हुए पेड़ों के बीच अपना घर बनाकर सोने आया होगा। अपने आप को मैं बस झूठी तसल्ली देकर अपने दिल को शांत कर रहा था। वो रात तो मुझे नींद आ गई और अगले दिन मैं ये सब भूल भी चुका था। लेकिन उसी सुबह मेरी दोनों बहनें कहने लगी कि उन्हें पीठ पे जलन महसूस हो रही है। मम्मी ने जब उनकी पीठ देखी तो मम्मी को अपने आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। मेरी दोनों बहनों की पीठ पर एक नीला निशान था, मानो किसी ने उन्हें एक डंडे से मारा हो। मम्मी डर से ही रोने लगी। मम्मी ने जब पापा को सब बताया तो पापा ने भी वो निशान देखा। मेरी दोनों बहनों की पीठ पर एक ही जगह पे एक ही तरह का निशान होना मतलब साफ था। दोनों बहनों का एक साथ एक ही तरह से बीमार पड़ना और दवाइयों का भी असर ना होना, और अब दोनों ही बहनों को एक साथ ही पीठ पर ऐसा निशान आना, हम सभी को समझ गया था कि मामला कोई ऊपरी चक्कर का ही है। पापा फिर उसी दिन मंदिर के पुजारी जी को घर लेकर आए। वो घर आए और मेरी बहनों का बस नाम पूछा और वो ये कहकर चले गए कि अब वो कल सुबह आकर बताएंगे कि पूरी बात क्या है। पुजारी जी के चले जाने के करीब 1 घंटे बाद मेरी एक बहन खून की उल्टियां करने लगी और जो मेरी दूसरी बहन थी वो उसे देखकर हंसी ही जा रही थी। अब हम लोगों का शक सच में बदल चुका था। पापा ने मुझे बोला कि मैं भागकर वापस जाऊं और पुजारी जी को वापस से घर लेकर आऊं। मैं भी भागकर उन्हें ढूंढने निकल जाता हूं, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। फिर मैंने इधर उधर से उनका नंबर लेकर पुजारी जी को मैंने अपनी बहनों की हालत बताई, लेकिन उनका कहना था कि वो हमारे ही काम से अभी शहर से बाहर आए हुए हैं। उन्होंने हमें बोला कि हमें कल तक का इंतज़ार करना होगा। खैर तब तक मेरी दोनों बहनें भी थोड़ा नॉर्मल होने लग गई थीं, लेकिन ये जो आने वाली रात थी ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डराने वाली थी। खैर दिन में तो मेरी बहनें ये सब हरकतें करने के बाद सो गईं, लेकिन रात के 10 बजते बजते ही मेरी दोनों बहनें अजीब सा बिहेव करने लगी। वो दोनों ही जोर जोर का चिल्लाने लगी। फिर वापस से वो कुछ देर को मुंह नीचे झुका लेती और एकदम से शांत बैठ जाती थी। फिर शांत रहते रहते ही एकदम से अपना चेहरा ऊपर उठाती और चीखने लग जाती थी। वो लोग इस तरह से करने लगी थी कि मैं और मम्मी हम दोनों ही उनकी हरकतों से डरने लगे थे। और तो और परेशानी वाली बात ये थी कि जब भी कुछ होता तो मेरी दोनों बहनों को एक साथ ही होता था। यही सब खैर 20-30 मिनट तक चला और फिर उसके बाद वापस वो दोनों सो गईं। मम्मी ने उन दोनों को उस दिन उसी रूम में बंद कर दिया और खुद हमारे साथ बाहर आंगन में सोने चले आईं। मैं अपने मम्मी पापा से अपनी दोनों बहनों के बारे में बात कर रहा था कि आगे क्या करना है, कैसे ठीक होगा ये सब, और यही सब बात करते करते हम करीब 11-12 बजे सो गए थे। करीब रात के 2 बजे का समय होगा। मेरी मम्मी को टॉयलेट जाना था तो वो उठती हैं और अकेले ही टॉर्च लेकर बाथरूम की तरफ चले जाती हैं। टॉयलेट से बाहर निकलने को जैसे ही उन्होंने गेट खोला तब बाहर एक औरत दरवाजे के ठीक सामने ही खड़ी थी। उसे देखकर मेरी मम्मी चिल्लाना तो चाहती थी, लेकिन उनकी आवाज ही नहीं निकली। मम्मी का कहना था कि ऐसा नहीं कि डर से उनकी आवाज नहीं निकली। मेरी मम्मी चिल्लाना भी चाहती थी, भागना भी चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरी मम्मी का कहना था कि वो उस औरत को सामने पाकर बिल्कुल जम सी गई थी। उस औरत ने फिर मम्मी से बोला कि तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान कर लिया, अब हम सब तुम्हें परेशान करेंगे, जो कर सकते हो कर लो। उस औरत ने इतना ही बोला और इतना सुनने के बाद मेरी मम्मी वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब पापा की आंख खुली तब उन्होंने मम्मी को टॉयलेट के बाहर ही बेहोश पाया।
मम्मी ने फिर रात वाली बात मुझे और पापा को बताई कि कैसे कैसे एक आत्मा या चुड़ैल उन्हें धमकी देकर गई है और जो मेरी बहनें कमरे में बंद थीं, उनमें से एक ने, जो 17 साल की थी, उसने दीवार को नाखून से खरोच खरोच कर अपने सारे नाखून तोड़ लिए थे। उसके हथेली के पूरे नाखून ज्यादातर टूट चुके थे और सभी ही नाखूनों में से खून आ ही जा रहा था। उस दिन ये सब देखकर मुझे भी सच में रोना आ गया, क्योंकि इस सब से पहले हम सब घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। हम सभी लोग आपस में बात करते रहते थे कि हमारा घर बनने जा रहा है। मैं अपनी बहनों से मस्ती मजाक करता रहता था कि मैं अपना कमरा बड़ा बनवाऊंगा, और यही सब पे हम तीनों लड़ते झगड़ते रहते थे। पर जब से उनके साथ ये सब होना चालू हुआ था, घर में बस अब एक मनहूसियत सी बाकी रह गई थी। खैर, करीब सुबह 10 बजे जब पुजारी जी आए, आकर वो पापा को साइड में ले गए। उनके बीच करीब आधे घंटे तक बात हुई। फिर पापा ने जो आकर मुझे बोला, उस बात पे मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, और हो सकता है इस पे आपको भी ना हो, लेकिन जैसे जैसे मेरे साथ ये हादसे होते गए, मुझे अब इस पे पूरा विश्वास हो चुका है। मेरे पापा ने मुझसे बोला कि पुजारी जी का कहना है कि तुम्हारी बेटियों पर कोई आत्मा का साया नहीं, बल्कि उसके ऊपर कई सारी चुड़ैलें हैं। कुल 8 चुड़ैलें हैं उसके ऊपर। इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि करीब 100-150 साल पहले, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब जो मेरे परदादा थे वो थोड़े पहुँचे हुए इंसान थे, और तब गांव में कुछ चुड़ैलें बच्चों को अपना शिकार बना रही थी। और ये चुड़ैलें किसी भी पंडित या किसी तांत्रिक के काबू में नहीं आ पा रही थी। तब जो मेरे परदादा थे, उन्होंने अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से इन चुड़ैलों को काबू में किया था। कुछ उन्होंने अपने हिसाब से ही किया था, और उन चुड़ैलों को एक हथेली जितने डब्बे में कैद करके या उनकी ताकत खत्म करके, पता नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ करके मेरे परदादा ने उस डब्बे को एक कपड़े में बांधा और हमारे ही छोटे से बागीचे में उस पोटली को दफना दिया। आने वाले कई सालों में उस जगह पे बहुत सारे पेड़ लगे और बहुत सारे टूटे भी, लेकिन इस बार हमने वो सारे पेड़ कटवाकर वहां पे मशीन से खुदाई करवाई थी। अभी घर बनने के लिए जब सारे पेड़ को जड़ से तोड़ा गया और मशीन से मिट्टी की खुदाई की गई, तो वो चुड़ैलें जो मिट्टी के अंदर दफन थी, तो बस वो जैसे तैसे ही किसी तरह से आज़ाद हो गई। और बस यही वजह थी कि वो चुड़ैलें इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि वो आज़ाद होते ही उन्होंने हमारी बहनों को निशाना बनाया और सामने से मेरी मम्मी को भी धमकी दी कि तुमने हमें बहुत परेशान कर लिया, अब हम तुम्हें परेशान करेंगे। खैर, ये तो थी पुरानी बातें। पुजारी जी का कहना था कि जो उनके गुरु हैं, उन्होंने ही ये सारी बातें पुजारी जी को बताई है, और साथ साथ ये भी कहा है कि ये वाला घर खाली कर देने के लिए। इस समय पे कोई भी इसका तोड़ नहीं है, और जब गुरुजी को समय मिलेगा तब वो खुद ही हमारे घर आकर इसका कोई तोड़ निकालेंगे। फिलहाल उन्होंने बस हमारे परिवार के लिए कुछ धागे भेजे हैं, जिनमें कई सारी गांठ बंधी थी। वो धागा हम सभी घर वालों को पहन कर रखना था। इस धागे में उन्होंने जो भी किया हुआ था, इससे इतना तो था कि वो चुड़ैलें हमारी बहनों के अंदर नहीं आ रही थी। जब हमने अपनी बहनों को धागा पहनाया, तब जाकर वो थोड़ा ठीक हुई। अब वो चुड़ैलें मेरी बहनों के अंदर तो नहीं आ पा रही थी, लेकिन मेरी बहनों का कहना था कि उनके दिमाग में हर समय कई आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई उन्हें कह रहा हो कि ये धागा उतार कर फेंक देने के लिए। 2 दिन तक तो सब नॉर्मल रहा, लेकिन 2 दिन बाद अचानक रात को मेरी दोनों बहनें चिल्लाने लगीं, रोने लगीं। वो कह रही थी कई सारी औरतें उन्हें मार रही हैं
उन्हें चोट पहुंचा रही हैं और मेरी बहनों से वो धागा निकालकर फेंकने को कह रही हैं। मेरी बहनों के शरीर पे मैं चोटों के निशान साफ देख पा रहा था। अचानक ही जो मेरी छोटी बहन थी, उसने दर्द में चिल्लाते हुए वो धागा खींचकर तोड़ दिया। जो मेरी बहन 19 साल की थी, इसके बाद वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई और मेरी जिस बहन ने धागा तोड़कर निकाला था, धागे के टूटते ही वो एकदम शांत हो गई। कुछ देर शांत बैठने के बाद उसने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया। ये देखकर हम सभी घर वाले समझ गए कि वो चुड़ैल वापस से मेरी बहन के अंदर आ चुकी है। उसने वापस से दीवारों को खरोचना और रोने चिल्लाने वाला ड्रामा चालू कर दिया। खैर, यही सब होते हुए वो रात बीती और इस सब के बीच हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा था। रात को बाहर सोते हुए हमारे पास उड़ते हुए ही ईंट आकर गिर जाती थी। ऐसा लगता था मानो दूर अंधेरे में से किसी ने ये पत्थर फेंके हों, लेकिन हर बार वो पत्थर हमसे 1-2 फीट दूर आकर गिरता या फिर हमसे 1-2 फीट दूर से होते हुए ही वहां से गुजर जाता था। कभी भी उन पत्थरों से हमें चोट नहीं आई, पर फिर भी हम सब में डर तो बना ही रहता था। रात हो या दिन, हमारे लिए हर वक्त डर और तकलीफ में ही गुजरता रहता था। खैर, कुछ दिन बाद पुजारी जी अपने गुरु जी के साथ हमारे घर आए। उन्होंने जब ये सुना कि उनके धागे को पहनने के बाद भी इतना सब कुछ हमारे साथ हुआ और कैसे कैसी मेरी बहन ने वो धागा निकालकर फेंक दिया, तब उन्होंने हमसे बोला कि आमतौर पे जब इंसान मेरे क्रिया किए हुए धागे को पहन ले, तब कोई आत्मा या चुड़ैलें उनके निकट भी नहीं आती। लेकिन मेरी बहनों द्वारा धागे को पहनने के बाद भी अगर वो चुड़ैलें उसे चोट पहुंचा सकती हैं, तो उस चीज से ही हमें उन चुड़ैलों की शक्ति का अंदाजा हो जाना चाहिए। खैर, फिर भी गुरुजी ने घर पे हवन रखा, साथ में वो कुछ लेकर भी आए थे। उन्होंने उसे घर के चारों ओर मिट्टी में दबा दिया, लेकिन किसी का कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी ने पापा से बोला कि उन्होंने अपने जीवन में कई आत्माएं और चुड़ैलों को अपने जगह पर पहुंचाया है, लेकिन कई बार ये शक्तियां इतनी ज्यादा ताकतवर होती हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने पापा को सलाह दी कि अपनी बेटी को यहां से कहीं दूर भेज दो। वो चुड़ैलें इस गांव में 200 साल से भी ज्यादा से हैं। हाँ, भले ही वो मेरे परदादा द्वारा 100 साल तक दफन थी, लेकिन इससे पहले भी वो इसी गांव में रहा करती थी। गुरुजी ने मेरे पापा से और बोला कि ये चुड़ैलें रहेंगी तो इसी ही गांव में, यहाँ से वो कहीं दूर नहीं जाना चाहती। तो सबसे अच्छा इलाज ये है कि तुम अपनी बेटी की शादी करा दो या अपनी बेटियों को गांव से कहीं दूर भेज दो। इतना सब कुछ देखते हुए पापा ने मेरी दोनों बहनों को हमारे चाचा के शहर भेज दिया। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको इस शहर का नाम नहीं बता सकता, लेकिन आज मेरी बहनें दोनों ही मेरे चाचा के यहाँ सुखी और शांति से जी रही हैं। आज मेरा घर भी बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन ये घर इतनी शिद्दत से बनाने के बाद भी हमें ये घर भूतिया ही लगता है। खैर, जब से मेरी बहनों ने गांव छोड़ा है, तब से लेकर अब तक उन चुड़ैलों की भी एक्टिविटी कम हो गई है। अभी वो हमें उतना परेशान नहीं करती, लेकिन अभी भी हफ्ते या महीने में ऐसा एक बार जरूर लगता है जैसे हमारे अलावा घर में और भी कोई हो। कभी किसी के चलने की आहट महसूस होती है, लेकिन दिखता कोई भी नहीं। तो कभी कभी रखी हुई चीजें अपने आप इधर से उधर हो जाती हैं। गुरुजी का कहना है कि वो चुड़ैलें पापा को और मुझे दुखी देखना चाहती थीं, क्योंकि हमारे ही पूर्वज ने उन चुड़ैलों को बंद किया था। और वो चुड़ैलें अभी थोड़ा शांत बस इसलिए ही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने पापा की बेटियों को पापा से दूर कर दिया है और मेरी बहनों को मुझसे दूर।
और हमारे घर वाले इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। बस यही रीज़न है कि वो चुड़ैलें शांत हैं। गुरुजी ने पापा से और बोला कि इन चुड़ैलों की शांति को देखते हुए भूल से भी अपनी बेटी को दोबारा गांव में मत लाना, नहीं तो ये वापस से हमारे पूरे घर वाले को दोबारा परेशान करने लगेंगी। हमें नहीं समझ आता कि हम कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। हमने और भी अलग अलग लोगों से अपने घर को दिखवाया, लेकिन पता नहीं वो लोग हमारे घर में ऐसा क्या देखते हैं कि कितनों ने तो हेल्प करने से ही मना कर दिया और कितनों ने कोशिश तो की, लेकिन उन चुड़ैलों को हमारे घर से निकालने में असफल रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साकिब है और मैं महाराष्ट्र कुर्ला का रहने वाला हूँ। मैं 24 साल का हूँ और मैं अमेज़ॉन में पैकेजिंग का काम करता हूँ। दिन में मैं कॉलेज जाता हूँ और रात के समय जो आप अमेज़ॉन से सामान मंगवाते हो उसको पैक करता हूँ। अक्सर मेरी नाइट शिफ्ट रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक चलती है। घर के हालात इतने ठीक नहीं हैं, तो इस पार्ट टाइम जॉब को करके जो थोड़ा बहुत पैसा आता है उससे ही मैं अपने कॉलेज की फीस वगैरह भर पाता हूँ। अभी ये पिछले साल की बात है। मैं अपने बाइक से न्यू मिल रोड वादिया मार्ग वाले रास्ते पे चल रहा था। वैसे तो वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन वहीं वो रास्ता रात के समय बिल्कुल सुनसान हो जाता है। हुआ कुछ ऐसा था कि हर सुबह के करीब 4 बजे जब मैं वेयरहाउस से अपना काम खत्म करके निकलता था, तो एक औरत जो कि मैं हमेशा देखता था, वो अपने बच्चे को साथ में लेकर रोड के साइड में बैठी रहती थी। अक्सर आपको फुटपाथ पे रात के वक्त सोते हुए लोग दिख जाते हैं, लेकिन उसे मैं नोटिस बस इसलिए ही कर पाता था क्योंकि कभी तो वो मुझे घूरती रहती, तो कभी वो रोड पे वॉक करती रहती थी, तो कभी वो अपने बच्चे के साथ खेलती रहती। लेकिन उसे मैंने अपनी नाइट शिफ्ट से आते हुए कभी सोता हुआ नहीं पाया। कभी कभी उसे देखकर मुझे दया भी आती थी कि कैसे ठंड हो या गर्मी, ये औरत ऐसे ही फुटपाथ पे रहती है। कुछ दिन बाद जब मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मेरी मेहनत, रात को काम करना, सुबह कॉलेज जाना सब रंग लाई थी। मैंने इस मंथ की पूरी सैलरी डोनेट करने का सोचा और मेरे मन में यही था कि मैं उस औरत को कुछ कपड़े और टेंट वगैरह ला कर दूंगा। यही सोचते हुए जब मैं वेयरहाउस से घर को जा रहा था तो वो मुझे उस रात भी दिखी। मैंने अपनी बाइक साइड में रोकी और उस औरत के पास चला गया। उस औरत के पास जाकर मैंने बोला, ताई आपको कुछ ज़रूरत है क्या? मैं हर रात यहाँ से गुजरता हूँ और आपको देखता हूँ। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकती हो। मेरे इतना बोलने पर ही वो मुझे 10-20 सेकंड तक देखती ही रही। फिर अचानक उसने मुझसे बोला, तू मुझे देख सकता है? उसके ये सवाल से मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने जवाब में बोला, हाँ क्यों नहीं देख सकता। लेकिन तभी वो बात बदलते हुए बोली, हाँ इतने लोग आते जाते हैं, शायद किसी को मैं दिखती ही नहीं ना, इसलिए कोई मेरी मदद नहीं करता। मैंने फिर उनसे पूछा, ताई आपको कुछ चाहिए क्या? कपड़ा, चादर, अगर आपको कुछ भी लगेगा तो आप मुझे बता सकती हो। ये सब बात करने में सुबह के 5 बज चुके थे और अब रोशनी भी होने लगी थी। वो कहती है, हाँ एक चादर और ज़मीन में बिछाने वाली प्लास्टिक दे दो। मैं भी थोड़ा और बात करके वहाँ से चला गया, ये बोलकर कि ठीक है, कल जब मैं काम पे जा रहा हूँगा तब मैं आपको देता हुआ चला जाऊँगा। अगली रात करीब 8:30 बजे जब मैं वेयरहाउस पे जा रहा था तो मैं उसका सामान लेकर उसे देखने गया, लेकिन वो औरत मुझे कहीं भी नहीं दिखी। पास में ही एक दुकान वाले से मैंने पूछा कि जो औरत यहाँ फुटपाथ पे रहती है वो अभी कहाँ है? उस दुकान वाले ने सामने से बोला, यहाँ इधर फुटपाथ पे तो कोई भी नहीं रहता। जो भी यहाँ पे फुटपाथ पे रहते हैं वो इधर से थोड़ा बाहर निकलकर हाईवे वाले फुटपाथ पे रहते हैं।
लेकिन मैंने उसे वापस बताया कि वो औरत आपके दुकान के ही ठीक सामने रहती है, लेकिन वो दुकानदार मानने को तैयार ही नहीं था। खैर, मैं भी उससे इस बात पे क्या ही बहस करता। मैं अपने काम पे वापस वेयर हाउस चला गया। वापस जब वहां से मेरी सुबह 4 बजे छुट्टी हुई तो मैंने उसे दोबारा देखा। अब वो औरत वहीं पे बैठी हुई थी। आज भी वो जगी हुई थी। मैं उसके पास गया और उससे बात करते हुए उसे उसकी चादर, एक साड़ी और ज़मीन में बिछाने को एक प्लास्टिक उसे देने लगा। मैं उससे करीब 15 मिनट तक बात करते रहा। उसके बच्चे के लिए मैं कुछ चॉकलेट वगैरह भी लेकर आया था। खैर, आज फिर जब थोड़ी रोशनी होने लगी तब वहाँ इक्का दुक्का लोग मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर आने लगे थे। उन्हीं में से एक बंदा जब मुझे बाइक खड़ी करके रोड के साइड में बैठा हुआ देखता है, तब वो बंदा भागकर मेरे पास आता है। वो पीछे से आकर मुझसे पूछता है, क्या हुआ भाई, बाइक से गिर गए क्या? मैं उस आदमी की शक्ल देखने के लिए बस 1 सेकंड के लिए पीछे मुड़ा और उसे बोला, अरे नहीं भाई, ये ताई है ना, ये रोज़ यहाँ पे बैठती है, इन्हें बस मैं थोड़ा चादर वगैरह दे रहा था। ये बोलकर मैं वापस सामने देखता हूँ कि बस ना तो वहाँ पे वो औरत थी, ना ही तो उसका बच्चा था। ये देखकर एक पल के लिए मेरी सांसें ही रुक गई। उतने में वो आदमी फिर से मुझसे हंसते हुए बोला, अरे कौन औरत भाई, मैं तो दूर से वॉक करते हुए तुम्हें देख रहा हूँ, यहाँ तो बस तुम ही थे। जब तुम खड़े होकर बाइक पे नहीं बैठे तो मुझे लगा तुम गिर गए होंगे और तुम्हें चोट वगैरह आ गई होगी, इसीलिए बस मैं भागकर तुम्हारी मदद करने आया। उसकी बातें मैं बस शांत होकर सुने जा रहा था। इसका मतलब साफ था कि वो औरत बस मुझे ही दिख रही थी। मैं उस समय इतना शौक में था कि मैंने उस आदमी से और कुछ भी नहीं बोला। डर से बस मैं अपनी बाइक पे बैठा और सीधा घर आ गया। मैंने अपनी वो नाइट ड्यूटी भी छोड़ दी। अब मैं अपने पढ़ाई के ही फील्ड में डे टाइम पे जॉब करता हूँ, और ना ही तो मेरी दोबारा इतनी हिम्मत हुई कि फिर मैं दोबारा कभी उस जगह पर रात के समय गया।